जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों अपनी पढ़ाई नियमित रूप से जारी रखिएगा। आप और हम निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेंगे। जो हमने सोचा है, जो आप लोगों और हमने बनने की सोची है, उसको बन के ही हम लोग दम लेंगे। तो दोस्तों अपन पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान को। भारतीय संविधान से जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर उनको बारी बारी से पढ़ रहे थे। कार्यपालिका से संबंधित सभी चैप्टर अपन ने पढ़ लिए हैं। किसी दोस्त ने अगर नहीं देखे हैं तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है और भारतीय संविधान के ऊपर एक अच्छी समझ बना सकता है। उसके बाद दोस्तों अपन ने स्टार्ट किया था विधायिका को। विधायिका के अंदर दोस्तों अगर केंद्र स्तर पर बात करें तो आती है संसद, राज्य स्तर पर बात करें तो आता है विधानमंडल। तो इसी संसद के पार्ट्स को अपन पढ़ रहे थे। संसद में दोस्तों मोस्टली होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो राष्ट्रपति चैप्टर्स को अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। राज्यसभा को अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था। आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों लोकसभा को। क्या होती है लोकसभा, किस प्रकार की होती है इसकी संरचना, कितने होते हैं इसमें सदस्य, क्या क्या होनी चाहिए इनमें सदस्य की योग्यताएं, कितना होता है इसका कार्यकाल और इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस प्रकार से नियुक्त किए जाते हैं और कौन सी वो विशेष शक्तियां हैं दोस्तों जो लोकसभा को राज्यसभा से भिन्न बनाती हैं। तो इन सब पॉइंट्स का दोस्तों अपन बारी बारी से डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अगर आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आता है, लोकसभा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपका गलत नहीं होने वाला है अगर आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देख लेते हो तो पहले दोस्तों सब कुछ समझिएगा, उसके बाद याद कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आपका दोस्तों कर्तव्य बनता है आप लोकसभा से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव जाके बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव आपके जो याद करने की कैपेसिटी है उसको बढ़ाते हैं, आपकी याद करने की क्षमता बढ़ाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिएगा दोस्तों, जो लोकसभा होती है दोस्तों, तो लोकसभा को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है तो कौन कौन से अन्य नामों के से जाना जाता है। देखिएगा, लोकसभा को दोस्तों निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन इसको कहा जाता है। और दोस्तों इसको कहा जाता है जनता का सदन, इसको कहा जाता है जनता का सदन दोस्तों, इसको कहा जाता है। और दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है। अस्थायी सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन। और दोस्तों इसको क्या जाता है, लोकप्रिय सदन इसको कहा जाता है। लोकप्रिय सदन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और दोस्तों इसको प्रत्यक्ष रूप से इसके सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, इसको इसलिए प्रत्यक्ष सदन के रूप में भी जानते हैं। तो ये कुछ एक नाम है दोस्तों, निम्न सदन, जनता का सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन। ये इसके नाम दोस्तों क्यों पड़े, इन नाम पीछे पढ़ने के भी पीछे दोस्तों स्पेशल रीजन रहा है। अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि लोकसभा को प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 85 के तहत, इसलिए इसको अस्थायी सदन कहा जाता है। लोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों ये जनता का सदन है। जनता इसमें डायरेक्ट वोट डाल के अपने प्रत्याशी चुनते हैं और वो जाते हैं लोकसभा में मेंबर बन के, जिनको आप सांसद कहते हो। तो लोकप्रिय सदन इसलिए क्योंकि पूरी जो भागीदारी होती है इसमें जनता की होती है, इसलिए लोकप्रिय सदन। और जनता का सदन क्योंकि जनता वोट डाल के डायरेक्ट सदस्य चुनती है। और निम्न सदन इसका ये दोस्तों नाम दिया गया है। इसी प्रकार राज्यसभा को दोस्तों अपन ने देखा था कि उच्च सदन कहा जाता है, स्थायी सदन है वो। और इस प्रकार से दोस्तों राज्यसभा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। और उसको दोस्तों विशेषज्ञ सदस्य, इसको जनता का सदन, उसी प्रकार उसको विशेषज्ञ का सदन भी कहा गया था राज्यसभा को। तो इनके अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब अपन इसको पढ़ते हैं लोकसभा को। तो पहला पॉइंट अपन पढ़ेंगे दोस्तों संरचना। संरचना देखेंगे लोकसभा की कि इसमें दोस्तों कितने सदस्य होते हैं, कहां कहां से वो चुन के आते हैं, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। तो एक बार इसकी संरचना समझते हैं दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा में दोस्तों 550 प्लस 2 कह सकते हो दोस्तों 552 दोस्तों अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों 550 प्लस 2, 550 सदस्य दोस्तों निर्वाचित होके आते हैं। और दो ये जो मेंबर है दोस्तों, ये एंग्लो इंडियन, जिसको आप आंग्ल भारतीय कहते हो। टोटल अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है वर्तमान में, अधिकतम संख्या हो सकती है दोस्तों 552। तो ये 550 किस प्रकार से आते हैं, थोड़ा इनको देखते हैं दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, 550 की अगर बात करें दोस्तों तो 530
और 20, इनको दो भागों में अपन बांट सकते हैं दोस्तों। अब 530 सदस्य हैं दोस्तों, 530 सदस्य आते हैं दोस्तों राज्यों से वह केंद्र शासित प्रदेश, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं दोस्तों 530 मेंबर। सॉरी दोस्तों, ये 530 मेंबर दोस्तों ओनली राज्यों से चुन के आते हैं, राज्य या स्टेट से चुन के आते हैं, जिसको आप इंग्लिश में स्टेट कहते हो। 530 मेंबर चुन के आते हैं राज्यों से, और जो ये 20 मेंबर हैं दोस्तों, ये 20 मेंबर चुन के आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेश से, जिसको आप यूनियन टेरिटरीज बोलते हो। तो 550 का डिवाइडेशन अपने समझा 530 प्लस 20 550 के रूप में आते हैं। अब दोस्तों एक्चुअल में हुआ ये कि राज्यों से जो सदस्य चुन के आते हैं 530, ये तो दोस्तों वर्तमान में भी एज इट इज चुन के आते हैं, राज्यों से तो अभी भी वर्तमान में 530 सदस्य ही चुन के आते हैं। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, जो ये सदस्यों का चुनाव होता है, जो भी लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा, जो भी दोस्तों सीटों का निर्धारण किया गया है, ये उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निर्धारण किया गया। किसी राज्य की जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पे सीटों की संख्या ज्यादा है, कम जनसंख्या है तो वहां पे सीटों की संख्या कम है। और ये दोस्तों 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई है, आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिएगा, जो वर्तमान में दोस्तों 530 सीटें राज्यों से तो 530 सीटें ही चुन के आते हैं, लेकिन दोस्तों जो यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, यहां से दोस्तों चुन के आती है वर्तमान में 13 सीटें। समझ गए आप? तो केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आती है वर्तमान में 13, राज्यों से चुन के आती है 530। तो टोटल दोस्तों कितनी होगी, 530 प्लस 13 543, और दो दोस्तों ये एंग्लो इंडियन है ही अपने। तो इस प्रकार से टोटल संख्या होगी दोस्तों 545। तो अगर वर्तमान में अपने से पूछे कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 545, 543 सदस्य चुन के आते हैं राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से। दो है वो एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय होते हैं। आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन दोस्तों क्या होते हैं, ये क्या होते हैं आंग्ल भारतीय, ये क्या होता है दोस्तों, ये दोस्तों वो होते हैं आंग्ल भारतीय है ये। तो आंग्ल भारतीय क्या होता है दोस्तों, जो पहले कभी अंग्रेज था लेकिन अब वो भारत की नागरिकता उन्होंने ग्रहण कर ली है, तो उन्हीं को बोलते हैं आंग्ल भारतीय। तो इस डिवाइडेशन को आप समझिएगा। ये जो आंकड़ा है दोस्तों, ये मैक्सिमम आंकड़ा है, और ये जो आंकड़ा है ये वर्तमान का आंकड़ा है, प्रेजेंट का आंकड़ा है। मैक्सिमम 552 हो सकती है। किस प्रकार से हो सकती है, 530 है वो राज्यों को दिए गए, 20 सीटें वो दी गई थी केंद्र शासित प्रदेशों को, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या कम होने के कारण उनको वर्तमान में मिल रही है 13 सीटें। टोटल जोड़ते हैं तो 543 प्लस 2 545 प्रेजेंट में है। तो यहां से दोस्तों अलग अलग ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, तो टोटल और वर्तमान का जो प्रेजेंट का आंकड़ा आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और ये दो सीटें दोस्तों एंग्लो इंडियन की, आंग्ल भारतीय की, ये कहां से आती है, इनका चुनाव दोस्तों करते हैं राष्ट्रपति महोदय। प्रधानमंत्री की सलाह लेकर राष्ट्रपति महोदय दो एंग्लो इंडियन का चुनाव करते हैं। तो पूछा जाता है कि लोकसभा में कितने सदस्य चुनते हैं राष्ट्रपति, तो 2। ध्यान रखना, इन 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अपन ने संरचना समझा, आगे समझेगा दोस्तों सदस्यों का चयन। जो भी ये सदस्य है इनका चयन किस प्रकार से किया जाता है, सदस्यों का चयन। देखिएगा दोस्तों, यहां पे दोस्तों आपको 2-3 बिंदु याद रखने हैं। एक तो दोस्तों जो भी ये सदस्य चुन के आते हैं, जो भी मेंबर चुन के आते हैं लोकसभा के अंदर, इनका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है दोस्तों। और किसके द्वारा होता है, जनता के द्वारा। जनता इसमें डायरेक्ट वोट डालती है, और जो भी चुन के जाता है लोकसभा में उसको सांसद अपन बोलते हैं दोस्तों। तो प्रत्यक्ष रूप से इनके सदस्यों का निर्वाचन होता है। दूसरी चीज अपन ध्यान रखेंगे, सार्वभौम मताधिकार दोस्तों, सार्वभौम मताधिकार। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि लोकसभा सदस्यों का चयन करने के लिए सभी जो जनता है उसको समान अधिकार प्रदान किया गया है। जिस किसी भी नागरिक की आयु 18 प्लस है वो लोकसभा सदस्यों का चुनाव करने में अपनी भागीदारी दे सकता है। कहने का मतलब वो वोट डाल सकता है सांसद के चुनाव में। तो इसलिए सार्वभौम मताधिकार प्राप्त है। तीसरा दोस्तों अपन ले सकते हैं इनके सदस्यों के चुनाव से संबंधित बिंदु आप याद रख सकते हो, जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को दोस्तों इसमें अपनाया गया है। फर्स्ट पास्ट
द पोस्ट सिस्टम, पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का? इसका मतलब दोस्तों ये है कि मानो जैसे कोई भी क्षेत्र या एरिया होता है, उसमें अगर कोई सांसद खड़ा होता है तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि एक या क्षेत्र या एरिया में अलग अलग पार्टी से अलग अलग उम्मीदवार खड़े होते हैं। जैसे कि मानो आप इसको समझना, ये फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम क्या है, जैसे एक क्षेत्र से ए बी सी डी ये 4 उम्मीदवार दोस्तों खड़े हो गए। अब वहां पे कोई भी टोटल मत होंगे दोस्तों, तो मान लो आप टोटल मत इस एरिया के 100 मत हैं, तो 100 में से दोस्तों मानो इसने 20 प्राप्त किए, इसने 25 प्राप्त किए, इसने 30 प्राप्त किए, इसने 35 प्राप्त किए, मतलब कोई भी मत का जो टोटल मत है वैध मत, तो इनमें से अलग अलग इन्होंने मत प्राप्त किए। तो दोस्तों फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का कहने का यह मतलब है कि जो भी उम्मीदवार खड़े हैं उनमें से जिस किसी उम्मीदवार ने सबसे ज्यादा मत प्राप्त कर लिए, जैसे इनमें से दोस्तों डी उम्मीदवार ने सबसे ज्यादा मत प्राप्त कर लिए 35, तो यही उम्मीदवार जीत जाएगा और यही उम्मीदवार जीत के बन जाएगा सांसद। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जरूरी नहीं है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि टोटल जो भी मत हैं, टोटल मतों का ये 20% लेके आए या टोटल मतों का 50% लेके आए, इसकी जीत के लिए आवश्यक नहीं है जिस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव में होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है दोस्तों, टोटल मतों का 50% से अगर एक मत भी अगर अधिक ले आता है कोई व्यक्ति, तो उसी को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। अगर नहीं ऐसी प्रक्रिया कोई लाने में समर्थ नहीं होता है तो द्वितीय मतदान प्रणाली है, वो द्वितीय वो काउंटिंग होती है, दूसरी बार काउंटिंग होती है, दूसरी बार काउंटिंग से भी आंकड़ा नहीं बैठता तो तीसरी बार काउंटिंग होती है, तो ये प्रक्रिया चलती रहती है उसके चुनाव में राष्ट्रपति महोदय के। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ दोस्तों ये है कि जो कोई भी कैंडिडेट सबसे ज्यादा मत लेके आ जाता है, भले ही चाहे मानो चाहे 500 वोट थे, 500 में से भले ये चाहे 35 वोट भी लेके आए हो, तो चाहे ये 20% भी 500 का ना बनता हो, तो भी दोस्तों ये चुनाव जीत जाएगा, क्योंकि बाकी सब कैंडिडेट ने इससे कम वोट हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों है फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब यही है, वही व्यक्ति पहले स्थान पे आ जाएगा जो सबसे ज्यादा मत लेके आएगा। ये जरूरी नहीं करता वो कि कुल मतों का कितना % लाया है, ये बात यहाँ पे डिपेंड नहीं करती है। तो इस चीज को आप इस प्रकार से समझ सकते हो दोस्तों। तो सदस्यों का चयन किस आधार पर किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, सार्वभौम मताधिकार के द्वारा इनका निर्वाचन होता है, और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये 3 बातें आप यहाँ से ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं योग्यता, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपन दोस्तों पढ़ेंगे यहाँ से योग्यता कि कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तीसरे नंबर के पॉइंट में योग्यता देखिएगा दोस्तों। योग्यता में दोस्तों मोटे तौर पे 3-4 योग्यताएं कॉमन सी हैं, तो इनको अपन देख लेते हैं। योग्यता में पहली देखें तो वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, ये योग्यता दोस्तों लगभग हर चुनाव के लिए कॉमन सी है। सेकंड अपन देखते हैं दोस्तों, आयु 25 वर्ष पूरा कर चुका हो, आयु 25 वर्ष पूरा कर चुका हो। कहने का मतलब लोकसभा सदस्य बनने के लिए आयु कम से कम 25 साल होनी आपकी जरूरी है, उससे ज्यादा कितनी भी हो कोई बाउंडेशन नहीं है। तीसरा दोस्तों, किसी लाभ के पद पर कार्य नहीं कर हो, किसी लाभ पद पर कार्यरत नहीं हो। और चौथा दोस्तों अपन देख सकते हैं कि मानसिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। ये 4 योग्यताएं अगर कोई नागरिक फुलफिल करता है तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ने योग्य है। ये जरूरी नहीं दोस्तों वो चुनाव जीते या नहीं जीते, लेकिन ये 4 योग्यताएं वो फुलफिल करना चाहिए। तो यहां से दोस्तों एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया है, एक होती है दोस्तों संसद, इसको समझने का। संसद के दोस्तों 3 होते हैं पार्ट, ये होते हैं प्रेसिडेंट, ये होती है लोकसभा, ये होती है दोस्तों लोकसभा, और ये होती है दोस्तों राज्यसभा। अपन को बार बार देखा है संसद के 3 अभिन्न हैं, राष्ट्रपति महोदय, लोकसभा और राज्यसभा। तो इनकी आयु का निर्धारण इधर ही लिखिएगा, सॉरी दोस्तों,
इधर लिख दो राज्यसभा और इधर लिख लो लोकसभा, ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो। तो इनकी आयु का अगर पूछे अपन से कभी भी, तो लोकसभा में 25 वर्ष है न्यूनतम, राज्यसभा में 30 साल है, और प्रेसिडेंट की आयु है वो न्यूनतम 35 साल है। तो ये अलग अलग एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ग्रुप में पूछे जाते हैं। तो चूंकि दोस्तों प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है, लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु दोस्तों कौन सी है? न्यूनतम आयु 25 साल है। अगर वो लोकसभा का सदस्य है और वो प्रधानमंत्री बनता है, प्रेसिडेंट नहीं, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, अगर प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछे तो 25 साल बताओगे। प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु पूछे तो 35 साल, राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 साल, लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 साल। तो यह आंकड़ा आपको ध्यान रखना है, अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। यहां से आप एक चीज और भी आसानी से याद रख सकते हो, संसद का जो आर्टिकल नंबर है दोस्तों वो 79 है, राज्यसभा का आर्टिकल नंबर 80 है, और लोकसभा का आर्टिकल नंबर 181 है। अनुच्छेद नंबर 79 में संसद का गठन है, 80 में राज्यसभा का और 81 में लोकसभा का गठन का वर्णन किया गया है दोस्तों। तो यहां से आप इतने सारे क्वेश्चन बना सकते हो। तो देखिएगा दोस्तों, योग्यता अपन ने देख ली। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा कंपेयर करके चलेंगे। राज्यसभा में दोस्तों ये आयु कितनी थी? न्यूनतम आयु थी 30 वर्ष, जैसा कि अपन ने वहां पे बताया है। तो राज्यसभा और लोकसभा में खाली यही फर्क है, बाकी तो वही योग्यताएं इसमें राज्यसभा बनने के लिए दोस्त योग्यताएं फुलफिल होनी चाहिए, वही योग्यताएं लोकसभा सदस्य बनने के लिए फुलफिल होनी चाहिए। खाली एक डिफरेंस है, ये आयु का, वहां 30 था, यहाँ 25 है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे अपन थोड़ा आगे चलते हैं। तो दोस्तों इसका देखेंगे कार्यकाल। कार्यकाल दोस्तों इसका होता है 5 वर्ष, और राज्यसभा का कार्यकाल अपन ने देखा था होता है 6 वर्ष दोस्तों। तो वहां पे कंडीशन थी कि प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 सदस्य वो नए चुन के आते हैं, और 1/3 सदस्य ही वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो वहां पे ये थी, लेकिन यहाँ पे दोस्तों कार्यकाल ही होता है, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। मोटे तौर से पूछा जाए तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। अगर आपको ऑप्शंस में कुछ हटके मिले, क्या मिल सकता है वो आप देख लीजिएगा। तो हटके ये मिल सकता है दोस्तों, यदि वे बहुमत खो देते हैं तो इससे पहले भी लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। यदि बहुमत खो देते हैं तो लोकसभा का विघटन हो सकता है। विघटन हो सकता है कहने का मतलब दोस्तों, जिस पार्टी की सरकार है, जिस पार्टी की लोकसभा में सरकार है, अगर वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है, बहुमत खो देती है, तो उस सूरत में लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। करता कौन है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं, आर्टिकल नंबर 85 के तहत करते हैं। तो आर्टिकल का ध्यान भी याद रखना, लोकसभा का विघटन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? अनुच्छेद नंबर 85 के तहत। तो कार्यकाल नॉर्मली होता है 5 वर्ष, पर अगर सरकार अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो लोकसभा का विघटन हो सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह से, ध्यान रखना है। अब एक इसमें अनुच्छेद ध्यान रखिएगा, ये अनुच्छेद नंबर 85। अनुच्छेद 85 क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 85 कहता है कि लोकसभा का विघटन, लोकसभा का विघटन, लोकसभा के विघटन से संबंधित है। मैंने बताया कौन कर सकता है लोकसभा का विघटन? राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के रूप में दोस्तों ये पूछा जाएगा कि लोकसभा के विघटन से संबंधित अनुच्छेद है, तो 85 कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय। किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री महोदय की सलाह से। तो कार्यकाल से संबंधित ये बिंदु आप दोस्तों ध्यान रख सकते हो। अब दोस्तों इससे संबंधित 1-2 ऑब्जेक्टिव और आते हैं, तो थोड़ा उनको भी देख लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, एक होता है दोस्तों आपातकाल। आपातकाल आपने सुने होंगे, 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं दोस्तों, 352, 56 और 360। 352 के अंदर दोस्तों होता है राष्ट्रीय आपात, 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन, और 360 होता है दोस्तों वित्तीय आपात। तो ये तीनों अनुच्छेद है वो आपातकाल से संबंधित है दोस्तों, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों तो 352 अनुच्छेद है, ध्यान रखिएगा। आपातकाल के अंदर दोस्तों 352 जो अनुच्छेद है, जो राष्ट्रीय आपात जिसको आप कहते हो, राष्ट्रीय आपात जिसको आप कहते हो, अगर देश के अंदर राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है तो उस सूरत के अंदर दोस्तों अनुच्छेद 83(2) क्या कहता है? अनुच्छेद 83 क्लोज 2
अनुच्छेद 83 क्लोज 2 ये कहता है कि लोकसभा का कार्यकाल राष्ट्रीय आपात लगे होने की सूरत में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो 1 वर्ष के लिए बढ़ जाता है। अगर कोई दोस्त स्टेट पीसीएस या यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये अच्छा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ध्यान रखना आपको। अगर देश के अंदर राष्ट्रीय आपात लगा होता है दोस्तों तो अनुच्छेद नंबर 83 क्लोज 2 ये कहता है कि उस स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब मानो दोस्तों 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ भी गया, उसके बाद भी राष्ट्रीय आपातकाल चालू है तो 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा कार्यकाल। उसके बाद भी अगर राष्ट्रीय आपातकाल चालू है तो 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। कहने का मतलब जब तक दोस्तों ये राष्ट्रीय आपात नहीं हटता है तब तक कार्यकाल 1-1 साल अपन बढ़ा सकते हैं। कितनी बार बढ़ा सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं दी गई है, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप चाहो जितनी बार बढ़ा सकते हो। कंडीशन है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा होना चाहिए। तो यहां से दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, 3 माह, 6 माह, 1 साल। तो ध्यान रखना 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। और किस अनुच्छेद के तहत बढ़ाया जा सकता है? अनुच्छेद 83 क्लोज 2 के तहत बढ़ाया जा सकता है। एक बिंदु आपको उदाहरण और ध्यान रखना है दोस्तों, वो क्या है कि अगर मानो राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है और कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया और 1 या 2 महीने के बाद ही दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल हो जाता है समाप्त, तो राष्ट्रीय आपातकाल हट जाता है। तो उस सूरत में राष्ट्रीय आपातकाल अगर हट गया तो 6 माह के अंदर चुनाव वापस करवाने होंगे। इस बात को आप ध्यान रखना। लगा हुआ रहेगा तो 1 साल के लिए बढ़ा हुआ ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा, अगर हट जाता है तो हटने के बाद में 6 महीने के अंदर वापस लोकसभा चुनाव होंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहां से दोस्तों अपने कार्यकाल समझा, कार्यकाल से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव यहां से आपके बनते हैं उन सबको आप टैकल कर पाओगे अगर आप ये सब चीजें आप याद रखते हो तो दोस्तों। अब दोस्तों 2-3 बिंदु आप और देखोगे जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आते हैं। एक दोस्तों हुआ था 42वां संशोधन। 42वां संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 1976 में हुआ था। और क्या था इसमें? इसके अंदर दोस्तों ये किया गया था, जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे उस समय हमारे देश के इंदिरा गांधी ने लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था। हालांकि अपन ने जो संविधान संशोधन के जो वीडियो डाला उसमें अपन ने समझा भी था इसको, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ा के 6 साल किया गया था। ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ा के 6 साल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 किसने किया था? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस समय, तो इंदिरा गांधी ने किया था। राष्ट्रीय आपात उस समय लगा हुआ था। एक और दोस्तों अपने को बिंदु यहां से ध्यान रखना है, क्योंकि लोकसभा पढ़ रहे हैं तो लोकसभा का कार्यकाल कब बढ़ा था, लोकसभा से संबंधित जो भी बिंदु अपन सब पढ़ेंगे दोस्तों इस वीडियो में। अगला है नेक्स्ट दोस्तों 44वां संशोधन। 44वां संशोधन कब हुआ? 1978 में हुआ दोस्तों। क्या था ये? इसमें दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल 6 से घटाकर वापस 5 वर्ष किया गया। ध्यान रखना है, 42 में बढ़ाया था 5 से 6 साल। उसके बाद 2 साल बाद 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई 1977 में। पूछा जाता है कौन बने थे प्रधानमंत्री? मोरारजी देसाई बने थे। तो मोरारजी देसाई की सरकार ने आते ही वापस लोकसभा का कार्यकाल 6 से घटाकर वापस 5 साल कर दिया गया। और अभी भी लोकसभा का कार्यकाल नॉर्मली 5 साल ही होता है। अगर किसी प्रकार की वो बहुमत साबित करने में अगर वो असफल हो जाते हैं तो ही उसका विघटन होता है, नॉर्मली 5 साल ही होता है। तो यहां से आप इन दोनों बिंदु को याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। तो यहां से दोस्तों अपन ने संरचना समझा, सदस्यों का चयन किस प्रकार से होता है, योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए, कार्यकाल कितना होता है, किस प्रकार से विघटन होता है, और कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु अपन ने ये देखे दोस्तों। अब जो दोस्तों अपन देखेंगे, आप ले स्क्रीनशॉट लेना चाहे हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको एक बार मिटाऊंगा, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, और दोस्तों इससे संबंधित जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का, जो उपाध्यक्ष होता है, इससे संबंधित कौन कौन सी बातें से पूछी जाती हैं, एक बार अपन उनको भी डिस्कस करते हैं दोस्तों। कौन कौन से जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं लोकसभा से संबंधित, उन सभी को दोस्तों अपन टैकल करेंगे यहां से। तो देखिएगा दोस्तों, अब दोस्तों अपन देखते हैं जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित, अध्यक्ष और दोस्तों अपन देखेंगे उपाध्यक्ष। तो थोड़ा कंपेयर करके चलेंगे दोस्तों। जिस प्रकार से दोस्तों राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो सभापति होता है, वो दोस्तों सदन का सदस्य नहीं होता, वो उपराष्ट्रपति को दोस्तों बनाया जाता है राज्यसभा का सभापति। और क्वेश्चन भी यहां से बार बार पूछा जाता है
किस सदन का सदस्य नहीं होते उसका अध्यक्ष होता है, तो वो सदन है दोस्तों राज्यसभा। राज्यसभा में जो सभापति है वो सदन का सदस्य नहीं होते भी उसका अध्यक्ष होता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ दोस्तों ऐसा नहीं है, यहाँ पे होता क्या है, जो अध्यक्ष चुन के आता है और जो उपाध्यक्ष चुन के आता है, दोनों ही दोस्तों सदस्य होते हैं, दोनों ही सदस्य होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये भी दोस्तों अध्यक्ष भी लोकसभा का सदस्य होता है और उपाध्यक्ष भी दोस्तों लोकसभा का सदस्य होता है। किस प्रकार से होता है इनका निर्वाचन? तो इनका निर्वाचन जो लोकसभा के जो दोस्तों जो बहुमत दल पार्टी होती है दोस्तों, जिस भी पार्टी का बहुमत होता है दोस्तों, तो वो पार्टी के मेंबर अपने में से ही, मतलब वो काफी सारे मेंबर होते हैं, तो अपने में से ही दोस्तों किसी एक को बना देते हैं अध्यक्ष और अपने में से किसी एक को बना देते हैं उपाध्यक्ष। कहने का मतलब दोस्तों ये दोनों ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही लोकसभा के मेंबर होते हैं और वो ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अब दोस्तों क्या होते हैं अध्यक्ष के कार्य? तो दोस्तों अध्यक्ष का कार्य है कि बैठ के बुलाना, संचालन करना, लोकसभा की बैठक चल रही है तब किसको खड़ा होकर अपनी अभिव्यक्ति करनी है, किसके खड़ा होकर भाषण देना है, तो वो सब कार्यों का संचालन करते हैं। नंबर एक बात तो दोस्तों अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष का क्या कार्य है दोस्तों? उपाध्यक्ष का कार्य दोस्तों ये है कि जब अध्यक्ष अनुपस्थित रहे, जब अध्यक्ष गैर हाजिर रहे, तो उस स्थिति में उपाध्यक्ष संपूर्ण कार्यों को देखते हैं। अध्यक्ष के इसकी मौजूदगी में खाली ये इसकी हेल्प करते हैं, इसका अध्यक्ष का सहयोग करते हैं उपाध्यक्ष। तो यहां से दोस्तों अपन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये कार्य करते हैं लोकसभा में और किस प्रकार से इनका निर्वाचन होता है। अब दोस्तों कुछ विशेष शक्ति भी दी गई है लोकसभा अध्यक्ष को, तो उन शक्तियों को अपन देखते हैं दोस्तों। तो लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां, यहां से दोस्तों ऑब्जेक्टिव आता है, तो ध्यान रखेंगे क्या है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां। देखिएगा दोस्तों, एक आपने सुना होगा धन या वित्त विधेयक, तो धन या वित्त विधेयक को ध्यान रखना दोस्तों। धन विधेयक, धन विधेयक आर्टिकल नंबर है दोस्तों इसको 110 पूछा जाता है, अनुच्छेद नंबर 110 आर्टिकल नंबर को दोस्तों ध्यान रखिएगा। जो धन विधेयक है दोस्तों, धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला कौन करता है? इसका फैसला करता है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका फैसला दोस्तों कौन करता है? इसका फैसला करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो ये दोस्तों एक स्पेशल पावर होगी लोकसभा अध्यक्ष के लिए। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला करता है लोकसभा अध्यक्ष। और ऑब्जेक्टिव दोस्तों काफी बार पूछा जाता है, धन विधेयक या वित्त विधेयक सबसे पहले कहां पेश होता है? तो धन विधेयक या वित्त विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश होता है। ध्यान रखना कभी भी राज्यसभा में पहले पेश नहीं होता है। इसकी दोस्तों एक कंडीशन है, जैसे कोई भी विधेयक धन विधेयक वित्त विधेयक पहले लोकसभा में पेश होगा, लोकसभा से अगर वो विधेयक 2/3 सदस्य उस विधेयक को, उस बिल को पारित कर देते हैं, तो उसके बाद दोस्तों वो जाएगा राज्यसभा में। और राज्यसभा के पास दोस्तों समय होता है 14 दिन का। 14 दिन में राज्यसभा को उसके ऊपर फैसला करना होता है। 14 दिन में राज्यसभा को उस विधेयक को वापस लौटाना होता है। 14 दिन में अगर राज्यसभा उस विधेयक को पारित करके वापस लौटा देती है तो ठीक है, विधेयक पारित मान लिया जाता है। अगर राज्यसभा 14 दिन में वापस नहीं लौटाती है तो भी वो विधेयक ऑटोमेटिक पारित मान लिया जाता है। तो ये समयावधि दोस्तों ध्यान रखिएगा, राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन तक ही उस विधेयक को अपने पास रख सकती है। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, और क्या स्पेशल पावर है लोकसभा अध्यक्ष के पास। एक दोस्तों आपने सुना होगा संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, इसका आर्टिकल पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना आर्टिकल नंबर 108। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है दोस्तों, कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। कहने का मतलब दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखते हैं, नेक्स्ट देख सकते हैं दोस्तों कि अगर किसी मुद्दे पे, किसी बिल पे, किसी विधेयक पे दोस्तों अगर वोटिंग की अगर बात आती है, वोटिंग की बात आती है और दोनों पक्षों के अगर वोट बराबर हो जाते हैं दोस्तों, 50-50 अगर वोट हो जाते हैं, तो उस सूरत में दोस्तों इसको एक पावर दिया गया है। इसको पावर दिया गया निर्णायक मत, निर्णायक मत का अधिकार, निर्णायक मत का इसको अधिकार दिया गया है। तो इस चीज को आप समझिएगा दोस्तों, निर्णायक मत का अधिकार किसे है? लोकसभा अध्यक्ष को है। लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत का अधिकार है। अगर किसी बिल या विधेयक पर वोटिंग 50-50 या इक्वल हो जाती है तो वो जिस साइड ये निर्णायक मत देंगे उसी साइड उस बिल को पारित मान लिया जाएगा।
अब ये दोस्तों कुछ विशेष पावर दिए गए हैं, तो आप यहां से दोस्तों देख सकते हो किसी न किसी प्रकार से लोकसभा जो है वो राज्यसभा से थोड़ा पावरफुल प्रतीत होता है। किस प्रकार से दोस्तों, जैसे कि लोकसभा में टोटल मेंबर है दोस्तों 545 और राज्यसभा में टोटल मेंबर है दोस्तों 245। ठीक है, अब मानो इनका होता है संयुक्त अधिवेशन, दोनों को बुलाया जाता है और लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। तो किसी भी बिल या विधेयक पे दोनों वोटिंग करेंगे और एक आदमी का वोट एक ही माना जाएगा दोस्तों, इधर से भी एक आदमी का वोट एक ही माना जाएगा। तो सिंपल सी बात है, लोकसभा में जिस दल की मेजोरिटी होगी, जिस दल की संख्या ज्यादा होगी, जिसकी सरकार होगी, तो वो जिधर वोटिंग करेंगे उधर ही दोस्तों बिल पारित मान लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहां से दोस्तों लोकसभा की जो क्षमता है या शक्ति है वो ज्यादा प्रतीत होती है तुलना में राज्यसभा की। राज्यसभा थोड़ा कम पावरफुल प्रतीत होता है और लोकसभा थोड़ा ज्यादा पावरफुल प्रतीत होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है जनता का सदन, लोकप्रिय सदन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जो हमारे देश का लोकतंत्र है, लोकतंत्र में दोस्तों किसका शासन है, लोकतंत्र किसका शासन है, लोकतंत्र है दोस्तों जनता का शासन, और वही दोस्तों चुनाव करती है जनता और इन्हीं सदस्यों का चुनाव करती है जनता। तो इसलिए कहीं ना कहीं दोस्तों ये राज्यसभा से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है लोकसभा और ज्यादा शक्तिशाली अपने को प्रतीत होती है, अपन इसको बता सकते हैं दोस्तों। तो यहां से दोस्तों अपन ने देखा, अब दोस्तों देखेंगे कि इनको हटाने की प्रक्रिया। जैसे अपन ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष देखा था कि इनका निर्वाचन किस प्रकार से होते हैं। अगर इनको हटाना हो दोस्तों, किसको, अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को अगर अपने को हटाना है तो हटाने की क्या प्रक्रिया है। एक तो दोस्तों सिंपल सी इजी प्रक्रिया है कि त्यागपत्र दे दें। अगर ये अपनी मर्जी से दोस्तों त्यागपत्र दे दें तो इनको आसानी से हटाया जा सकता है, लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। स्पेशली दोस्तों आप यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो अगर लोकसभा अध्यक्ष आसानी से अपना त्यागपत्र सौंप देता है तो उसको आसानी से हटाया जा सकता है। अब त्यागपत्र किसके दे, तो इस चीज को ध्यान रखना दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अगर त्यागपत्र देना चाहें तो वो देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। कहने का मतलब एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं। जिस प्रकार से राष्ट्रपति त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को, सेम उसी प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देंगे उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष देंगे अध्यक्ष को। तो एक तो सिंपल प्रक्रिया दोस्तों हटाने की, अगर ये खुद त्यागपत्र दे दे लोकसभा अध्यक्ष तो हटा हुआ मान लिया जाएगा। सेकंड क्या प्रक्रिया है इसको हटाने की, सेकंड प्रक्रिया दोस्तों लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर अगर एकजुट होकर अगर वोटिंग करें तो ये हट सकता है। तो दूसरा पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो, लोकसभा के सभी सदस्य, सभी दोस्तों ध्यान रखना है, सभी सदस्य मिलकर अगर वोट करें तो लोकसभा अध्यक्ष को हटा हुआ मान लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि दोस्तों 2/3 सदस्य या 1/3 सदस्य बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो उसको हटा हुआ नहीं माना जाएगा। लोकसभा में जितने भी मेंबर टोटल के टोटल अगर वोटिंग करें एक साइड एक पक्ष में तो इसको अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा, या फिर अपनी मर्जी से भी ये त्यागपत्र दे सकता है। तो हटाने से संबंधित अपन ने देखा त्यागपत्र किसको देते हैं, एक दूसरे को देते हैं। तो इन बिंदुओं को अपन ध्यान रखना है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं दोस्तों। अब जो दोस्तों अपन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों कि लोकसभा में दोस्तों कुछ आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। देखिएगा दोस्तों, जैसे दोस्तों अपन ने राज्यसभा देखा था, राज्यसभा में किसी प्रकार के कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन लोकसभा जो है इसके अंदर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कितना आरक्षण दिया गया है, किसको दिया गया है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव यहां से बनते हैं, उन सबको अपन देखेंगे दोस्तों, और अपन यहां से इसको पढ़ के दोस्तों ऑब्जेक्टिव जरूर बनाएंगे। तो देखिएगा दोस्तों, अब आता है अपना आरक्षण का मुद्दा। आरक्षण, कितना आरक्षण दिया गया है, तो यहां से ऑब्जेक्टिव आता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो आरक्षण से संबंधित दोस्तों दो आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं, आर्टिकल नंबर 330 और 331। तो क्या कहते हैं ये आर्टिकल, अनुच्छेद 330 दोस्तों क्या कहता है, और एक अनुच्छेद ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 331। ये क्या कहते हैं, अनुच्छेद 330 कहता है दोस्तों लोकसभा में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति को विशेष आरक्षण प्रदान किया गया है, ध्यान रखना। तो यहां तो दोस्तों कह सकते हैं अनुसूचित जाति को, और यहां अनुसूचित जनजाति, दोनों को दोस्तों अनुच्छेद 330 के तहत आरक्षण दिया गया है। कितना कितना आरक्षण दिया गया है, 84 और 47 सीटें दी गई हैं। तो यहां सीटें होंगी दोस्तों 84 और यहां सीटें होंगी 47।
ध्यान रखिएगा, लोकसभा में निर्धारित किया गया दोस्तों, जो लोकसभा की टोटल सीटें उनमें से 84 सीटें हैं तो वो अनुसूचित जाति की होंगी ही होंगी, और अनुसूचित जनजाति की 47 सीटें होनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब जो दोस्तों अपन देखते हैं अनुच्छेद नंबर 331। 331 क्या कहता है? 331 के अंदर दोस्तों दो एंग्लो इंडियन का प्रावधान किया गया है, जिसको आप आंग्ल भारतीय भी कहते हो दोस्तों। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कौन चुनता है? राष्ट्रपति महोदय चुनते हैं एंग्लो इंडियन को। तो एंग्लो इंडियन, दो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनयन करेंगे। वो कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 331 है। इसमें दो एंग्लो इंडियन का प्रावधान बताया गया। तो दोनों अनुच्छेद को अपने को याद रखना है, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। अब दोस्तों इससे आगे अपन बढ़ते हैं। तो आप ध्यान रखना कि लोकसभा है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, कहीं ना कहीं राज्यसभा से थोड़ा ज्यादा पावरफुल प्रतीत होता है। तो इससे संबंधित कौन कौन से ऑब्जेक्टिव अपन बता सकते हैं, या फिर अपने को एक आंसर राइटिंग अपने को करनी हो तो अपन कैसे कर सकते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा को कैसे, लोकसभा राज्यसभा से कैसे अलग है, या लोकसभा को राज्यसभा से किस प्रकार से अलग कर सकते हैं, कि लोकसभा है वो राज्यसभा से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार से लोकसभा कहीं ना कहीं अपने को ज्यादा पावरफुल होती है राज्यसभा से। इससे कौन से ऑब्जेक्टिव बनते हैं उनको अपन टैकल करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, लोकसभा राज्यसभा से अलग किस प्रकार है, तो देखिएगा कुछ 4-5 पॉइंट के माध्यम से अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक तो दोस्तों अपन समझेंगे कि जो मंत्री परिषद दोस्तों मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो व्यक्तिगत रूप से दोस्तों राष्ट्रपति महोदय के प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। ये इसको विशेष बनाता है। सरकार बनाने के लिए दोस्तों जो बहुमत साबित करना होता है, सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी को बहुमत साबित करना होता है तो उसको लोकसभा में ही बहुमत साबित करना होता है। राज्यसभा में ऐसा नहीं है कि राज्यसभा में कोई पार्टी बहुमत साबित करके अपनी सरकार बना पाएगी, क्योंकि दोस्तों सभी को पता है लोकसभा है वो जनता का सदन है, लोकप्रिय सदन है, जनता इसमें डायरेक्ट वोटिंग करती है। इसीलिए किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है तो वहां पे बहुमत साबित करने के लिए लोकसभा में ही बहुमत साबित उसको करना होगा, तो भी तभी वो पार्टी सरकार बना पाएगी। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखते हैं धन या वित्त विधेयक। कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक, इसका फैसला करता है लोकसभा अध्यक्ष। और पेश पहले कहां होता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा बार बार, धन विधेयक या वित्त विधेयक कहां पेश होता है? तो पहले पेश होता है लोकसभा में, फिर दोस्तों जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा के पास दोस्तों 14 दिन का समय है। 14 दिन में उसको पारित कर दे तो अलग बात है, नहीं पारित करे तो वो स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। तो ध्यान रखना है धन विधेयक सब एक आर्टिकल नंबर ध्यान रखना 110 के तहत आता है और ये लोकसभा में पेश होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों क्या अलग बनाता है? अनुच्छेद नंबर 108 है दोस्तों। अनुच्छेद नंबर 108 में बताया गया है कि संयुक्त अधिवेशन, जो लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। तो ये दोस्तों अलग बनाता है इसको राज्यसभा से। तो पूछा जाता है संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल के तहत? 108 आर्टिकल के तहत। और बुलाता अध्यक्षता कौन करते हैं दोस्तों? अध्यक्षता करते हैं दोस्तों इसकी लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये राज्यसभा से पावरफुल इससे भी होती है। नेक्स्ट बात तो दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पेश। अगर सरकार के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना होता है तो सबसे पहले उसको लोकसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा में उसको पहले पेश नहीं किया जा सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, इसको आप ध्यान रख सकते हो। तो ये चारों ही बिंदुओं से दोस्तों ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, इनको अपने को याद रखना है। अब दोस्तों लोकसभा से कुछ एक दो ऑब्जेक्टिव और है, अपन उनको भी देख लेते हैं। वो क्या है दोस्तों? कुल मत का 6%, इसको आप समझिएगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, जैसा कि चाहे पंचायती राज चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, राज्यसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, किसी भी प्रकार के चुनाव हो दोस्तों, वहां पे दोस्तों अलग अलग पार्टियां होती है, अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। तो ध्यान रखना है कोई पार्टी का सदस्य अगर कुल मतों का अगर 1/6 मत नहीं लेके आता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। उसे चुनाव लड़ने के दौरान जमा करानी होती है और आम भाषा में उसको ये भी बोलते हैं कि जमानत जब्त हो गई। तो जमानत जब्त होने का ये मतलब उसकी जमानत राशि जो जमा कराई वो जब्त हो गई। कब? जब कुल मतों का वो 1/6% भी लाने में 1/6 लाने में असमर्थ हो जाता है। तो ध्यान रखना कुल मतों का 1/6 अगर मत नहीं लाता है कोई लोकसभा सदस्य या विधानसभा सदस्य, तो कुल मतों का 1/6 नहीं लाता है तो जमानत राशि दोस्तों जब्त हो जाती है। तो ये 1/6 आंकड़ा आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव बनता है। नेक्स्ट 1/10 क्या है दोस्तों? कोरम पूर्ति के लिए आवश्यक है। कोरम क्या है दोस्तों?
जैसे कि दोस्तों राज्यसभा की बैठक चल रही है या लोकसभा की बैठक चल रही है, तो राज्यसभा में दोस्तों 245 मेंबर है और लोकसभा में प्रेजेंट में 545 हैं। तो कोरम व्यवस्था क्या है दोस्तों कि कुल जो संख्या है दोस्तों, कुल प्रेजेंट में जो संख्या है उसका 1/10 सदस्य बैठक में उपस्थित होने आवश्यक हैं। अगर 1/10 सदस्य बैठक में उपस्थित होंगे तो ही बैठक को संचालित किया जाएगा, तो ही बैठक मान्य होगी, अन्यथा कोई बैठक मान्य नहीं होगी। तो 1/10 सदस्य उपस्थित होने, अगर 1/10 सदस्य से उपस्थित है या उससे ज्यादा उपस्थित है तो ही दोस्तों किसी बिल को पारित करेंगे, किसी विधेयक लाएंगे, कोई कानून बनाएंगे तो उनका मान्य होगा, अन्यथा उनका कानून, बिल या विधेयक मान्य नहीं होगा। तो ये आंकड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। कोरम व्यवस्था के लिए क्या होना चाहिए, 1/10 सदस्य बैठक में उपस्थित होने जरूरी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जैसे कि लोकसभा सभा में दोस्तों प्रेजेंट में सदस्य 545 का 1/10 करें तो लगभग 55, 54.5 आते हैं, लगभग 55। कहने का मतलब है ये है कि लोकसभा की बैठक को संचालित करना है सुचारू रूप से, तो उसमें 55 सदस्य दोस्तों उपस्थित होने चाहिए, तभी वो संपन्न मानी जाएगी, अन्यथा संपन्न मानी नहीं जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 1/10 ये क्या आंकड़ा, इसको आप ध्यान रखना। विपक्ष का नेता, जैसा कि दोस्तों लोकसभा में अलग अलग पार्टियां होती है, बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, काफी पार्टियां हैं। तो एक तो वो पार्टी होती है दोस्तों बहुमत प्राप्त करती है, बहुमत प्राप्त करती है, उसकी बन जाती है सरकार, उसी का बनता है प्रधानमंत्री दोस्तों। एक जो दोस्तों दूसरी बड़ी पार्टी होती है विपक्ष, जिसकी सबसे ज्यादा सीटें आती है, मतलब जो जिसकी सरकार होती है उससे सेकंड नंबर पे जो पार्टी होती है जिसकी ज्यादा सीटें आती है, वो दोस्तों बनाती है पार्टी विपक्ष का नेता। और वो विपक्ष का नेता कब बनता है दोस्तों, जब लोकसभा सीटों का 1/10 सदस्य वो पार्टी दूसरी पार्टी लाने में सक्षम हो जाती है, तो विपक्ष का नेता बना सकती है, विपक्ष बन सकता है। अगर 1/10 सीटें भी वो लाने में असमर्थ होती है तो उसका विपक्ष नहीं बनता, समझिएगा। जैसे कि दोस्तों सीटें भी है लोकसभा में 545 का 1/10 करें तो लगभग 54.5 मतलब 55। अगर कांग्रेस या किसी भी दूसरी पार्टी को विपक्ष बनाना है प्रेजेंट में लोकसभा के अंदर, या विपक्ष का नेता चुनना है, तो उसके लिए उसको 55 सीटों की आवश्यकता होगी। 55 सीट अगर वो लाने में समर्थ नहीं होती है लोकसभा में, तो उसका विपक्ष नहीं बनेगा, विपक्ष का नेता नहीं बनेगा। और हो भी दोस्तों ऐसे ही रहा है, मोदी जी लाने दे नहीं रहे और कांग्रेस का विपक्ष बन नहीं रहा है, तो कांग्रेस के पास इतनी सीटें नहीं है और उनका विपक्ष नहीं बना पा रही है कांग्रेस। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इस चीज का, विपक्ष का नेता चुनने के लिए, विपक्ष बनाने के लिए 1/10 आंकड़ा, ये 1/10 ही कोरम का, और 1/6 है दोस्तों वो जमानत राशि जब्त का आंकड़ा है। तीनों आंकड़े आप ध्यान रख सकते हो, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों उम्मीद करूंगा कि लोकसभा से संबंधित किसी प्रकार का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। तो मेरे मोटिवेशन के लिए दोस्तों थोड़ा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी एक सही मार्गदर्शन, सही तरीका पढ़ने का मिल सके। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी आवश्यकताएं दोस्तों जरूर फुलफिल होंगी। आप अपने चैनल का सहयोग कीजिए, थोड़ा इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, थोड़ा इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।